आज जो पोएम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आपके क्लास 12 की बुक इंग्लिश लिटरेचर की कैलेडोस्कोप की पोएम है जिसका नाम है टाइम एंड टाइम अगेन। ये जो बुक है, अगर आपने ये पोएम पहले कभी पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि बेसिकली इस पोएम को क्लॉक टावर्स के ऊपर बेस किया गया है। इसके जो पोइट हैं जिनका नाम है ए.के. रामानुजन, उन्होंने इस पोएम में क्लॉक टावर्स को एक सिंबल की तरह यूज़ किया है। तो अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि ये पोएम कैसे क्या बात करती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके पोएट की। इस पोएम को लिखा है ए.के. रामानुजन ने, और ए.के. रामानुजन का अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें तो हम उनके बारे में ये कह सकते हैं कि वेल नोन इंडियन पोएट है, स्कॉलर है, ट्रांसलेटर है, लिंग्विस्ट है, यानी लैंग्वेज के ये एक्सपर्ट थे। इन्होंने मेनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है और वैसे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे इंडियन कल्चर से, इंडियन ट्रेडिशंस और इंडियन हिस्ट्री से। इसीलिए इनकी लिखी हुई ज़्यादातर पोएम्स के अंदर टाइम, मेमोरी, सोसाइटी, आइडेंटिटी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इनकी काफ़ी बातचीत होती है। इसके अलावा अगर हम इनकी बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ 1929 में हुआ था मैसूर, कर्नाटका में, और उसके बाद में ये यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गए जहाँ पर ये काफ़ी साल तक प्रोफेसर रहे। ए.के. रामानुजन इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, और वो भी खास तौर पे इनकी अपनी लैंग्वेज जैसे कि तमिल और कन्नड़, ये इस रीजन से बिलोंग करते थे, इसलिए तमिल और कन्नड़ लैंग्वेज में लिखे हुए बहुत सारे टेक्स्ट इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए हैं। इससे क्या हुआ, इससे इंडियन लिटरेचर एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच पाया। आज पूरी दुनिया में इंडियन लिटरेचर को अगर पढ़ा जा रहा है तो उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन ए.के. रामानुजन का भी है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर पोएम हम देख रहे हैं, इस पोएम का नाम है टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार, हर बार। तो ये जो पर्टिकुलर पोएम है, इस पोएम का मेन थीम है सोशल हार्मोनी, यानी समाज के बीच एक रस्ता होना, समाज के बीच तालमेल का होना, डाइवर्सिटी और रिपीटिंग नेचर ऑफ टाइम। अब ये चीज़ें इन्होंने पोएम के थ्रू कैसे बताई है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ए.के. रामानुजन को आज हम लोग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक पायोनियर के तौर पे देखते हैं। तो ये पोएम उन्होंने किस प्रकार लिखी है, इसको अगर हम डायरेक्टली स्टडी करना शुरू करें तो ये है आपकी पोएम। अब मैंने देखिए आपको समझाने के लिए क्या किया है कि इस पोएम की जो लाइंस है उनको एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, और लाइन बाय लाइन हिंदी में उसका ट्रांसलेशन भी लिखा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है किसी भी लाइन का लिटरल मीनिंग जानने में। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश वाली लाइन के साथ साथ हिंदी में उसका ट्रांसलेशन भी लिख दिया ताकि आपके लिए हर एक लाइन का लिटरल मीनिंग जानना थोड़ा आसान हो जाए। जैसे कि अभी हम देखिए, पोएम को पढ़ने से पहले, डायरेक्ट इसकी समरी लेने से पहले हर एक लाइन का मीनिंग जान लेते हैं, फिर एक साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल ये जो पोएट है क्या कहना चाहते हैं। पहले हम एक एक लाइन का अलग से मीनिंग देखते हैं, और वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि ये पोएम स्टार्ट होती है इस लाइन से, और लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी। तो पोएट कहते हैं कि आप सुनिए, लिसन यानी कि सुनिए। किसे सुनना है आपको? क्लॉक टावर्स की आवाज़ों को। क्लॉक टावर क्या होता है? कुछ ऐसा आपने देखा होगा, इन्हें हिंदी में कहते हैं घंटा घर, और अक्सर किसी ओल्ड वेल मैनेज सिटी में आपको ये क्लॉक टावर्स मिलेंगे। आप किसी भी ऐसे शहर में या ऐसे किसी टाउन में जाइए जो बहुत पुराना है, वेल मैनेज है, अक्सर आपको वहाँ के मुख्य बाज़ारों में, मेन मार्केट्स में इस प्रकार के क्लॉक टावर्स मिलेंगे। पहले के ज़माने में जब रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक्स इतनी कॉमन नहीं होती थी, तो उस वक्त लोगों को टाइम बताने के लिए क्लॉक टावर्स का इस्तेमाल किया जाता था। इन्हें बीच बाज़ार में या कहीं सिटी सेंटर में बिल्ड किया जाता था, और इनमें इस प्रकार के निडल्स लगे होते थे जो टाइम को बताते, और साथ ही साथ जैसे ही 1 घंटा पूरा होता था तो इन क्लॉक टावर्स से साउंड आती थी, आवाज़ आती थी, बेल, जिससे आसपास में रहने वाले लोगों को सुनाई दे जाता था कि 1 घंटा पूरा हो गया। कभी आधे घंटे पर साउंड आती थी, कभी 1 घंटे पर साउंड आती थी। तो पहले के ज़माने में लोग टाइम को जानने के लिए इन क्लॉक टावर्स पर काफ़ी हैवीली डिपेंड करते थे। लेकिन आजकल के टाइम में अब तो हम टाइम को देखने के लिए मोर कॉमन रिस्ट वॉच का यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्लॉक टावर्स थोड़ी पुरानी चीज़ हो गई, ये एक ऑब्सोलीट थिंग है, आजकल इनका यूज़ ज़्यादा नहीं होता। तो कई सिटीज़ में
में क्लॉक टावर्स हैं भी तो वो मोस्टली बंद पड़े हैं, उनका यूज़ नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में इन क्लॉक टावर्स का काफ़ी सिग्निफिकेंस हुआ करता था। तो अब अगर हम इसका वर्ड मीनिंग देखें लाइन बाय लाइन, तो ये पोएम स्टार्ट होती है, और लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज्ड सिटी। आप किसी भी पुराने वेल मैनेज शहर में जाइए और इन क्लॉक टावर्स की आवाज़ को सुनिए। किसी भी पुराने अच्छी तरह से चलने वाले शहर के घड़ी मीनारों की आवाज़ को सुनो। क्या होगा उनकी आवाज़ को सुनने से? आप ये पाएंगे कि बीटिंग देयर गॉन्ग्स राउंड द क्लॉक, कि उन क्लॉक टावर्स के जो गॉन्ग्स है वो राउंड द क्लॉक का मतलब हमेशा 2400 घंटे बजते हैं। वे घड़ी मीनारें दिन रात अपनी घंटियां बजाती है। गॉन्ग्स का मतलब इसमें जो सुइयां लगी होती है, जो बेसिकली घंटे की आवाज़ को पैदा करती हैं, उन्हें गॉन्ग्स कहते हैं। तो आप अगर इन क्लॉक टावर्स को देखेंगे तो इनकी घंटियां दिन रात यानी कि राउंड द क्लॉक बजती रहती है। फिर लेकिन आप उसमें एक चीज़ नोटिस करें, हो सकता है कि एक ही शहर में 2-3 क्लॉक टावर्स हों थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर, लेकिन अगर आप उन क्लॉक टावर्स की आवाज़ को सुनेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे, ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम, यानी कि हर घड़ी दूसरी घड़ी से थोड़ा अलग समय बताती है। यानी कि ये क्लॉक टावर जिस मोमेंट पे साउंड करेगा उसके कुछ सेकंड्स का डिफरेंस हो सकता है दूसरे क्लॉक टावर की साउंड के अंदर। अब वैसे सारे क्लॉक टावर्स अगर हमने टाइम के अकॉर्डिंग सेट किए हैं तो फिर तो सारे क्लॉक टावर्स एक साथ बजने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 बजते हैं तो 4 तो सभी क्लॉक टावर्स में एक साथ बजने चाहिए ना, अलग अलग समय पे क्यों बजेंगे? लेकिन इन क्लॉक टावर्स में अक्सर आप ये पाएंगे कि हर एक क्लॉक टावर दूसरे क्लॉक टावर से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली ऑफ है, थोड़ा सा अलग समय पे साउंड कर रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? अगर सारे क्लॉक टावर्स में एक ही टाइम को शो होना है तो इन क्लॉक टावर्स की आवाज़ अलग अलग क्यों बजती है? उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट। जैसे कि हो सकता है डीपर और लाइटर इन इट्स ब्रॉन्ज, बीटिंग आउट ए डिफरेंट सीक्वेंस ईच हाफ आवर। हो सकता है कि ये जो क्लॉक टावर है ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये बना हुआ है ब्रॉन्ज से। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज बेसिकली एक एलॉय है, कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता है, और मोर कॉमन इन क्लॉक टावर्स के अंदर की जो क्लॉक है वो ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। हो सकता है कि ये जो एलॉय है, ये जो मेटल है जिससे ये क्लॉक टावर बना है, किसी क्लॉक टावर में तो ये डीपर है और किसी में ये लाइटर है। अब मेटल ही तो है ना, हमने ब्रॉन्ज से ही तो बनाया है, तो हो सकता है कि उस ब्रॉन्ज मेटल का जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है। तो इसके जो घंटे हैं इसके अंदर हो सकता है वो डीपर मटेरियल से बने हो या फिर लाइटर मटेरियल से बने हो, इस वजह से उनमें थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस आ गया। बिकॉज क्लॉक टावर को टाइम तो सेम दिखाना है, लेकिन वो जिस मेटल के बने हुए हैं उस मेटल की कॉम्पोजिशन में तो डिफरेंस हो सकता है ना। तो हो सकता है कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स का डिफरेंस क्रिएट हो गया हो, बिकॉज मेटल सबका अलग अलग है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि ये डीपर और लाइटर है अपने ब्रॉन्ज में, यानी अपनी जिस चीज़ से बने हैं ये। या फिर हो सकता है बीटिंग आउट ए डिफरेंट सीक्वेंस ईच हाफ आवर, हर आधे घंटे में वह अपनी अपनी अलग लय और क्रम में बजती है। बिकॉज एलॉय अलग है ना उनका, वो अलग चीज़ से बने हैं, इसलिए हर हाफ एन आवर के अंदर जब वो बजते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट सीक्वेंस हमें सुनाई देती है। और ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ एलॉय, यानी कि यह अंतर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो धातु मिश्रण है एलॉय कभी एक जैसा नहीं होता। यह एक दुर्घटना भी हो सकता है, एक संयोग भी हो सकता है। यानी कि वो जो क्लॉक टावर की क्लॉक है, घड़ी है, वो जिस मटेरियल से बनी वो मटेरियल डिफरेंट है। हर एक क्लॉक टावर के अंदर कहीं डीपर है, कहीं लाइटर है, और हमने जानबूझ के ये मेटल में डिफरेंस पैदा नहीं किया। ये एक एक्सीडेंट हो सकता है, गलती से उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट रह गई होगी, इसलिए अब वो क्लॉक टावर्स अलग अलग आवाज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, ए मेकर्स शेकिंग हैंड इन स्विट्जरलैंड। या फिर यूँ भी हो सकता है कि इस क्लॉक टावर को बनाने वाला जो मेकर था, ऐसा ही तो कोई व्यक्ति होता है जो इसको बना रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड का जिक्र क्यों किया गया है? बिकॉज स्विस वॉच बहुत फेमस है। स्विट्ज़रलैंड की जो वॉच होती है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी की मानी जाती है, और ज़्यादातर जो क्लॉक टावर्स पहले हुआ करते थे उन क्लॉक टावर्स की जो अंदर की मशीन थी
मोस्टली वो मशीन स्विट्ज़रलैंड से बनकर आया करती थी, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड वॉच बनाने की क्वालिटी में सबसे बेहतरीन सप्लायर था। तो इसीलिए अक्सर हम लोग जब भी एक अच्छी क्लॉक या वॉच की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ये स्विस मेड है, स्विट्ज़रलैंड में बनी हुई है। तो पोएट ने भी स्विट्ज़रलैंड का यहाँ पर रेफरेंस दे दिया। उसने बोला कि हो सकता है इस क्लॉक का जो मेकर है वो स्विट्ज़रलैंड का था, और इसको बनाने वाले, इसके जो मेकर थे, उनका हाथ थोड़ा सा शेक कर गया हो, इसको बनाते वक्त कांपने लगा हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक मेकर जब इस क्लॉक को बनाता है तो वो उसको बहुत ही बारीकी से सेट करता है, बिकॉज बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक मशीन होती है जो चलती है, एक सुई दूसरे से कनेक्टेड होती है और वो आगे से आगे मूव करती है। तो इसको बनाया तो मैन्युअली जाता था, तो ऐसे में हो सकता है इसको बनाने वाले मेकर के हाथ थोड़े से कांप गए होंगे, इसीलिए उसके बनने में डिफरेंस पैदा हो गया और इसकी वजह से उसमें टाइम का डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब अलग अलग क्लॉक टावर्स है, उनकी क्लॉक अलग अलग मेकर्स ने बनाई होगी, किसी ने परफेक्ट बनाई, किसी के हाथ थोड़े से कांप गए, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डिफरेंस पैदा हो जाने का। या फिर एक डिफरेंस और हो सकता है, वो क्या है, द म्यूचुअल डिस्टेंसेज कॉमेमोरेटिंग ए डोनर्स विम। अब यहां से इस पोएम का दूसरा रूप शुरू होता है। अभी तक हमने सिर्फ ये बोला है कि क्लॉक टावर्स की जो क्लॉक्स है वो अलग अलग टाइम पे बीट करती है, वो स्लाइटली ऑफ है, एक दूसरे से थोड़ा सा टाइम डिफरेंस पर चलती है। अभी तक उसके जो रीजन बताए गए वो फिजिकल रीजंस थे कि इसको बनाने वाले मेकर के हाथ कांप गए होंगे, उनका एलॉय थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इस वजह से हुई। लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि इस क्लॉक टावर को बनाने वाले जो लोग थे, कौन, डोनर, उनकी विम भी तो हो सकती है। अब इस बात का मतलब समझने के लिए एक चीज समझिए। देखिए, डोनर होता है जो दान करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसने ये घड़ी दान की। डोनर यानी जो डोनेट करता है, दान करता है। अक्सर पहले क्या होता था, किसी भी क्लॉक टावर को बनाने के लिए जितनी पैसों की ज़रूरत होती थी, वो पैसे कोई एक समाज का कोई व्यक्ति डोनेट कर देता था, या फिर हो सकता है किसी रिलीजन के लोग मिलकर क्लॉक टावर को बनाते होंगे, या फिर कोई बिजनेसमैन अपने पैसों से बनवाता होगा। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति ये चाहता था कि मैं इस क्लॉक टावर को बनाने के लिए पैसे डोनेट करूं, ताकि जब भी लोग इस क्लॉक टावर की ओर देखें, जब भी इस क्लॉक टावर की साउंड को सुने, तो लोगों को मेरी याद आए, लोग मुझे याद करें कि देखो वो क्या ग्रेट पर्सन था जिसने ये क्लॉक टावर हमारी सुविधा के लिए बनाया। तो उसको डोनेट करने वाले जो डोनर थे, हो सकता है कि उनकी विम, विम का मतलब होता है सनक। देखो, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हो सकता है किसी ने अपना नाम करने के लिए समाज में इस क्लॉक टावर को बनवाया होगा, हो सकता है किसी ने अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने के पर्पस से इस क्लॉक टावर को बनाया होगा, हो सकता है किसी व्यक्ति ने लोगों की सुविधा के लिए बनाया होगा। तो हर एक पर्सन जिसने डोनेट किया होगा इस क्लॉक टावर को बनाने के लिए, उसकी अपनी कोई विम रही होगी, उसकी अपनी कोई सनक रही होगी, जिसकी वजह से वो क्लॉक टावर आज बना है। तो जब हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, तो वो जो क्लॉक टावर्स बने होंगे तो वो भी तो एक दूसरे से अलग होने चाहिए। अगर हम सब लोग जो अर्थ पे रहते हैं, हम सब लोग ही एक जैसे नहीं है, हम सभी डिफरेंट है, तो उसको बनाने वाले लोग अगर डिफरेंट है तो व्हाई नॉट, हो सकता है वो क्लॉक टावर भी डिफरेंट होगा। आज हम ये शिकायत करते हैं क्लॉक टावर से कि वो डिफरेंट साउंड्स दे रहे हैं, अलग अलग टाइम पे बज रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जिस डोनर ने उसको बनाया होगा, उसको कॉमेमोरेट कर रही है, उसने अपनी यादगार में बनाया होगा, वो चाहता होगा कि ये दुनिया उस क्लॉक टावर को देखे तो उसको याद करे। तो देखिए, सब लोगों की सोच में कितना डिफरेंस होता है, सब लोगों के परसेप्शन में कितना डिफरेंस होता है। अगर इस दुनिया में रहने वाले हम सब लोग ही एक जैसे नहीं हैं, तो अगर हम क्लॉक टावर बना देंगे तो वो क्लॉक टावर भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर पोएट थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंगल में ड्वेल कर रहा है। अभी तक तो वो फिजिकल चीज़ों की बात कर रहा था, लेकिन अब अचानक से वो अपनी ट्रैक चेंज कर कर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टोन लेके आ रहा है। वो कहता है कि इन क्लॉक टावर्स है ना, देखिए ये घड़ी मीनारों के बीच की दूरी भी उनके बजने में फ़र्क पैदा कर सकती है। क्यों? हम सब लोग एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से दूर हैं। एक क्लॉक टावर यहाँ है, एक क्लॉक टावर कहीं और है।
आपको इस आप अगर इस क्लॉक टावर के पास में खड़े हैं तो आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी, और वो जो क्लॉक टावर आपसे दूर है, हो सकता है वो आपसे दूर होने की वजह से आपको उसकी साउंड सुनाई दे जब तक थोड़ा सा गैप आ जाए। हो सकता है ना, म्यूचुअल डिस्टेंसेस की वजह से, जिस प्रकार हम इंसानों में दूरियां होती है और हम एक दूसरे की बात अच्छे से नहीं सुन पाते, समझ पाते, तो ये क्लॉक टावर्स भी तो एक दूसरे से दूर है, तो ये भी अलग अलग साउंड करेंगे। हो सकता है जिस डोनर ने उनको बनाया हो वो क्लॉक टावर उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो भी वो अलग अलग साउंड कर सकती है। अब होता क्या है कि हम सब लोग जो एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे बीच में होते हैं द पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस ऑफ हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। अब यहाँ पर पोइट की टोन बिल्कुल चेंज हो रही है। अब वो पोइट कहता है कि समाज में, एक सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, उसने मेनली 3 कम्युनिटीज़ की यहाँ पर बात करी है। इंडिया की 3 बड़ी कम्युनिटीज़, हिंदू, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इन समुदायों के बीच हमेशा चलने वाले झगड़े और कभी कभी होने वाले मेल मिलाप की तरह घड़ियों में भी फ़र्क है। अब इस बात को समझिए आप। हम लोग जो इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, कुछ हिंदू होते हैं, कुछ क्रिश्चियंस होते हैं, कुछ मुस्लिम्स होते हैं। अब पोएट कहता है कि हम लोगों में पेरेनियल फ्यूड्स हैं। पेरेनियल का मतलब होता है साल भर चलने वाले, हमेशा रहने वाले, और फ्यूड्स का मतलब होता है विवाद, लड़ाई किसी बात को लेकर। और सीजनल अलायंस, अलायंस का मतलब होता है मेल मिलाप, आपस में अच्छा बनना। अब पोएट कहता है कि हमारे बीच में लड़ाइयां तो है पेरेनियल, हमेशा होती रहती है, और अलायंस है सीजनल, यानी कभी कभी ऐसा मौसम आता है जब हमारे बीच अच्छी बन रही होती है। यानी कि पोएट कहना चाहता है कि अक्सर हम लोग लड़ते हैं रिलीजन के नाम पर। हम लोग एक जैसे नहीं हैं। मैं अपने आप को हिंदू समझ बैठता हूँ, कोई और मेरी नज़र में क्रिश्चियन है, कोई और मुस्लिम है, तो ऐसे में हम लोग आपस में फ्यूड्स करते हैं, लड़ते हैं, और ये लड़ाई हमेशा होती है थ्रू आउट द हिस्ट्री। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, समाज में रहने वाली कम्युनिटीज़ में लड़ाइयाँ होती आई हैं, और लड़ाइयाँ हैं जो पेरिनियल है, यानी हमेशा होती है। आप कहीं पर भी एक ऐसा एग्जाम्पल सुनेंगे कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच झगड़ा हुआ, ये पेरिनियल है। आज़ादी के टाइम हुए थे, उससे पहले भी होते थे, मुगलों के टाइम ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, और आज इस मॉडर्न सोसाइटी में भी ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यानी कि फ्यूड्स पेरेनियल है, वो होते हैं, और कभी कभी हमें अच्छा तालमेल भी बैठ जाता है, लेकिन वो सीजनल है, जरूरी नहीं है हमेशा होगा। कभी कभी सीजनल, मौसम के हिसाब से हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, लगता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब ठीक चल रहा है, लेकिन कट ऑफ समटाइम्स बाय ए चेंज ऑफ विंड, ए चेंज ऑफ माइंड। लेकिन कभी अचानक हवा बदल जाए तो घंटी की आवाज़ अधूरी सुनाई देती है, कभी मन बदल जाए तो लोग भी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। मान लीजिए हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी है, दोनों के बीच में अच्छी चल रही है, सब ठीक है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कोई विवाद पैदा हो गया। अब क्यों पैदा हुआ, कई रीज़न हो सकता है। समटाइम्स ए चेंज ऑफ विंड, ऐसे ही थोड़ी जैसे हवा बदलती है तो लोगों के रुख बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है। कभी कभी ए चेंज ऑफ माइंड, कभी कभी हमारा एक दूसरे के प्रति देखने का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। तो हम लोगों में अलायंस था पहले, लेकिन अचानक से उसकी जगह फ्यूड ले लेती है। यानी कि कभी कभी हम लोग साथ में होते हैं और कभी अचानक कोई माइनर सा एक इंसिडेंट होता है और हम एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। होती है ना ऐसी चीज़ें समाज के अंदर। फिर उससे क्या होता है, और ए सायरन बिटवीन द पीसेज ऑफ ए बैक स्ट्रीट क्वारल। बैक स्ट्रीट का मतलब वहीं पीछे कहीं गली में, और क्वारल यानी कि झगड़ा। सायरन का मतलब होता है पुलिस की गाड़ी का सायरन, या किसी गली में झगड़ा हो और पुलिस की सायरन बज उठे, तब भी घंटियों की आवाज़ दब जाती है। अब यहाँ पर देखिए पोएट क्या कहना चाहता है। मान लीजिए 2 कम्युनिटीज़ हैं, एक दूसरे के साथ में रहती हैं, वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी रोज़ अचानक पीछे वाली गली में आप ये पाएंगे कि 2 लोगों के बीच लड़ाई हो गई। उनमें से एक हिंदू था, एक मुस्लिम था। ये लड़ाई, पहले तो 2 लोगों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन देखते ही देखते ये रिलीजियस एंगल ले लेती है, और लोग क्या कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई हुई है, तो ये एक कम्युनल टेंशन क्रिएट कर देती है। समुदाय मतलब लड़ाई हो गई, बस कम्युनल उसको एंगल दे दिया जाता है कि ये लड़ाई क्या है, 2 धर्म के बीच की लड़ाई बना दी जाती है उसको। और फिर
सायरन बजते हैं, सायरन बजते हैं इसका मतलब पुलिस आती है। और क्या होता है जब पुलिस आती है तो अचानक से और समाज में टेंशन बढ़ जाती है। और जब पुलिस के सायरन बजते हैं ना तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों में और कम्युनल टेंशन राइज होगी। तो जिस प्रकार अगर तेज सायरन बजे और उसके अंदर कोई आवाज़ दब जाती है, ठीक इसी प्रकार हो सकता है कि कोई तेज सायरन बजा होगा और आपको क्लॉक टावर्स की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी होगी। क्या मतलब हुआ आवाज़ नहीं सुनाई देगी? इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी समाज में लड़ाइयाँ होती है, कम्युनल टेंशन्स होती है, और इन टेंशन्स की वजह से भी क्लॉक टावर्स की साउंड दब जाती है। यानी कि अभी तक हम में अलायंस चल रहा था और अचानक वो एक विवाद का विषय बन जाता है। एक छोटा सा झगड़ा एक बड़ी कम्युनल टेंशन को पैदा कर देता है। वन डे यू लुक अप एंड सी वन ऑफ देम आईलेस और साइलेंट। फिर क्या होता है जब इस प्रकार के झगड़े हो जाते हैं तो फिर अचानक से ये बन जाता है एक प्रकार का राइट, यानी कि दंगा। देखते ही देखते छोटी सी क्वारल, क्वारल का मतलब झगड़ा होता है, तो फाइट भी वर्ड यूज़ नहीं किया, ना उसने फाइट बोला है, ना वार बोला है, ना बैटल बोला है, वो तो कह रहा है क्वारल, एक झगड़ा हुआ था। लेकिन उस झगड़े की वजह से क्या हुआ, दंगे शुरू हो गए। और क्या हुआ दंगों की वजह से, दंगों की वजह से लोगों ने एक दूसरे के साथ में मारपीट शुरू कर दी, कुछ लोग उसमें मारे गए। और एक दिन आपने देखा कि ये दंगा इतना बड़ा हो गया कि किसी ने क्लॉक टावर को तोड़ दिया। और क्या हुआ, जब आपने किसी दिन ऊपर नज़र उठा के देखा तो आपने देखा कि एक क्लॉक टावर टूट चुका है। आईलेस, जैसे कोई काना हो जाता है ना, वैसे किसी ने क्लॉक टावर के ऊपर पत्थर दे मारा उस दंगे में और उस क्लॉक टावर के शीशे टूट गए। और उस टूटे हुए शीशे के थ्रू आपको जिग जैग स्काई नज़र आ रहा है। उस टूटी हुई मशीनरी में से आकाश की तिरछी रेखाएं, जिग जैग का मतलब होता है ऐसी कोई भी शेप, इसको जिगजैग शेप कहते हैं। अब जब आप शीशे को पत्थर मारकर तोड़ेंगे तो शीशा ऑब्वियसली सिमेट्रिकली तो टूटेगा नहीं ना, तो ऐसे में वो टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ टूटेगा। और आपने नज़र उठाई थी उस क्लॉक को देखने के लिए, लेकिन टूटे हुए कांच से, उन दरारों से आपको आर पार आसमान दिख रहा है, यानी कि वो टूट चुका है, वो तहस नहस हो चुका है। अब यहाँ पर क्या चीज़ तहस नहस हुई है, वो चीज़ है हमारी पीस जो अभी तक कायम थी। वो क्लॉक टावर हमारे समाज का एक सिंबल था। हम सब लोग उस क्लॉक टावर्स को देखते थे और उससे टाइम हमें पता चलता था। अब एक सिटी में बहुत सारे क्लॉक टावर्स के होने का मतलब है कि एक सिटी में बहुत सारी सोसाइटीज़ रहती है। हाँ, ये सारी सोसाइटीज़ एक दूसरे से अलग है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर क्लॉक टावर सिंबल है सोसाइटी का। यहाँ पर क्लॉक टावर एक सोसाइटी को सिंबलाइज कर रहा है। तो जिस प्रकार एक शहर में कई क्लॉक टावर हो सकते हैं, एक सिटी के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ हो सकती है। जिस प्रकार क्लॉक टावर्स अलग अलग साउंड करते हैं, वैसे भी सोसाइटी में भी थोड़े से डिफरेंट परसेप्शंस हो सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो लोगों के काम आ रहे हैं, वो सोसाइटी का एक पार्ट है। लेकिन फिर क्या होता है, किसी दिन एक छोटी सी लड़ाई होती है और वो क्लॉक टावर टूट जाता है, यानी लोग में लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ, वो सोसाइटी में एक प्रकार से डिस्ट्रक्शन होने लगता है, लोग आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, दंगे की स्थिति पैदा हो जाती है और वो क्लॉक टावर टूट जाता है, यानी हमारा समाज टूट जाता है। अभी तक जो लोग मिलकर रह रहे थे उन लोगों के बीच में एक फ्यूड, विवाद पैदा हो गया और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। कब होता है ऐसा? आफ्टर ए राइट। ये हाल अब क्यों हुआ ऐसा? अब क्लॉक टावर क्यों टूटा? क्लॉक टावर टूटने का मतलब है हमारी जो सोसाइटल पीस थी वो क्यों खराब हुई। क्या कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक हो गया? इसके कई रीज़न हो सकता है कि किसी दंगे की वजह से ऐसा हुआ होगा, या फिर ए पीस मार्च टाइम बॉम्ब, किसी शांति मार्च में छिपे बम की वजह से भी ऐसा हो सकता है। यानी कि जब कोई लड़ाई होती है तो लड़ाई के बाद में लोग क्या करते हैं, पीस मार्च निकालते हैं, यानी कि शांति मार्च। समाज में शांति बनी रहे इसलिए शांति का संदेश देने के लिए लोग हाथ में कैंडल्स लेते हैं और एक साथ मार्च करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम सब में एकता है, यूनिटी है। लेकिन ये पीस मार्च हमेशा काम करते हैं क्या? नहीं। ये पीस मार्च ना एक प्रकार का टाइम बॉम्ब है। जैसे टाइम बॉम्ब क्या होता है, थोड़े से टाइम बाद में वो बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, वैसे ही भी ये पीस मार्च हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। इस पीस मार्च के बाद में फिर से थोड़ा समय बीतेगा तो फिर से लड़ाई हो जाएगी। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस पोएम का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है टाइम एंड टाइम अगेन, यानी कि बार बार,
कई बार, हर बार। यानी कि पोएट शायद इस बात की ओर इशारा करना चाहता है कि टाइम एंड टाइम अगेन ये चीज़ें रिपीट करती है। जैसे टाइम रिपीट करता है वैसे ही हमारी सोसाइटी की ये प्रॉब्लम्स भी रिपीट करती है। लोग रिलीजन के नाम पे लड़ते हैं, हमेशा ये होता रहता है। कभी लड़ते हैं, फिर वापस इनमें एकता कायम हो जाती है, फिर किसी बात पर लड़ाई होती है, फिर एकता कायम हो जाती है, और ये किस्सा हमेशा चलता रहता है। साल दर साल, सदी दर सदी ये हमेशा देखा जाता है। इसीलिए उसने बोला कि फ्यूड्स पेरेनियल है, होंगे ही होंगे। कभी वापस हारमनी होगी, फिर कभी लड़ाई होगी। एक क्लॉक टावर की तरह है जो हमेशा सही चलता है। किसी दिन एक दंगा हुआ और वो क्लॉक टावर टूट गया। या फिर देखिए, इसने लास्ट में एक चीज़ और बोला, प्रेसाइज एक्ट ऑफ नेचर इन ए नाइट ऑफ लाइटिंग्स। या फिर ये भी हो सकता है कि खुद नेचर ने ही इस क्लॉक टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। देखो, इस क्लॉक को डिस्ट्रॉय करने के पीछे उसने 3 चीज़ें बताई है। एक तो है कि ये क्लॉक टावर राइट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया हो, या फिर कोई पीस मार्च टाइम बॉम्ब, यानी कि पहले शांति थी लेकिन फिर उसके बाद में वो शांति ज़्यादा कायम नहीं रह सकती थी, फिर किसी बात पे लोग लड़ लिए, क्लॉक टावर डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर प्रेसाइज एक्ट ऑफ नेचर, हो सकता है कि ये खुद नेचर ने किया है, क्योंकि पोएट ये कहना चाहता है कि नेचर इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। नेचर हर चीज़ को समय के साथ में बदलता है। आज हमारी सोसाइटी की जो एक व्यवस्था है, एक ऑर्डर है, वो भी नेचर पर डिपेंड करती है। एक दिन कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति ये सब चीज़ें बदल देंगी, लेकिन प्रकृति का ये जो नेचर का काम है ना, उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, प्रेसाइज। यानी कि प्रकृति एक ही प्रहार से क्लॉक टावर को नष्ट कर सकती है। यानी कि हम लोग अपने हिसाब से सोसाइटीज़ बनाते हैं और हमें ये लगता है कि हम हिंदू सोसाइटी है, हमें कोई नहीं हिला सकता। ये मुस्लिम सोसाइटी को लगता है कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, क्रिश्चियंस को लगता है कि हम उनसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इस प्रकार हमें ऐसा लगता है कि हमने सोसाइटी में एक ऑर्डर क्रिएट कर दिया है, लेकिन हु नोस, किसी दिन नेचर आपको डिस्ट्रॉय करने पर आ जाए। और जैसे होता है ना, इन ए नाइट ऑफ लाइटनिंग्स, कोई ऐसी रात आए जब लाइटनिंग्स यानी बिजली कड़के और वो एक बिजली उस क्लॉक टावर पे जा गिरे और वो क्लॉक टावर डिस्ट्रॉय हो जाए। हो सकता है किसी दिन नेचर प्लान करे और आपको डिस्ट्रॉय कर दे। आपकी जो सोसाइटी है, आपकी बनाई हुई जो व्यवस्था है, जो एक ऑर्डर है जिस पे आप इतना घमंड कर रहे थे, वो नेचर के एक प्रहार से खत्म की जा सकती है। और नेचर जिस दिन आपके इस सोसाइटी के ऑर्डर को खत्म करने पर आएगा ना, उसके लिए बहुत ईजी टास्क है, बिकॉज नेचर का एक्ट हमेशा प्रेसाइज होता है। यानी कि ये प्रकृति भी किसी दिन आपसे बदला ले सकती है। तो ऐसा कुछ पोएट कहना चाहता है। अब वैसे तो पोएम बहुत इजी है, इसमें इतना कुछ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पोएट के मन में आखिर चल क्या रहा है, वो क्या चाहता है। अब इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए मैंने इसकी समरी को यहाँ पर हिंदी में वापस दिया है। हम इसको सिंपली रीड करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और इसका सेंस पता चलेगा। ये जो कविता है टाइम, सोसाइटी और ह्यूमन डाइवर्सिटी पर आधारित है। इनका जिक्र यहाँ पे ज़्यादा किया गया है और शहर की क्लॉक टावर्स के माध्यम से मानव जीवन की सच्चाई को समझाता है। यानी कि पोएट ने यहाँ पर क्लॉक टावर्स को एक सिंबल की तरह यूज़ किया है। वो बताना तो हमें चाहता है ह्यूमन डाइवर्सिटी के बारे में कि समाज में रहने वाले हम सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन उसके लिए सिंबल है क्लॉक टावर्स। पोएट कहता है कि किसी भी पुराने और अच्छी तरह से चलने वाले शहर के क्लॉक टावर्स होते हैं। ये घड़ियाँ दिन रात बेल्स की जो बेल्स होती है, जिनको गॉन्ग्स बोला गया है, वो बजती है। लेकिन कभी भी 2 क्लॉक टावर बिल्कुल एक ही समय पर नहीं बजते। हर घड़ी के अंतर थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है। यानी कि एक सोसाइटी में रहने वाले लोग कभी सेम नहीं होते, सब डिफरेंट होते हैं। सबका कल्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, रिलीजन अलग होता है। इन घड़ियों की साउंड भी अलग अलग होती है। क्यों होती है? वो हम सब लोगों की बनावट पर है। जैसे एक क्लॉक टावर के मेटल में डिफरेंस हो सकता है, उसकी क्राफ्ट्समैनशिप में हो सकता है डिफरेंस, वैसे ही हम सब इंसान भी तो अलग अलग धर्म में पैदा हुए। कोई किसी जाति में पैदा हुआ, कोई किसी जाति में पैदा हुआ, तो हम सब की सोच भी अलग होनी ही है। कवि बताता है कि यह अंतर सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि ह्यूमन सोसाइटी में भी होता है, जो मैंने आपको बताया। क्लॉक टावर्स तो सिर्फ एक सिंबल है। एक्चुअली पोएट कहना चाहता है कि हम सब लोग जो एक समाज में रहते हैं ना, इस ह्यूमन सोसाइटी में भी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। कुछ लोग हिंदू होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, और हम सब मिलकर एक समाज में रहते हैं। कभी हमारे बीच में झगड़े होते हैं और कभी हमारे बीच में अलायंस भी हो जाता है। यानी कुल मिलाकर कभी झगड़े, कभी अलायंस, यानी हमारे समाज की जो हार्मनी है ना,
वो बहुत ही फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब बड़ी आसानी से टूट सकती है। आज सब लोग एक साथ में हैं, हो सकता है कल को किसी बात पे फिर झगड़ लें, तो ऐसे करके ये सब चीज़ें चलती रहेगी। कभी चेंज ऑफ विंड, कभी चेंज ऑफ माइंड, कभी एक बैक स्ट्रीट क्वारल, कभी पुलिस सायरन इस शांति को हमेशा के लिए भंग कर सकते हैं। यानी कि चाहे हम समाज में एक साथ रहें, बट हु नोज़ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि हम सब लोग एक दूसरे से लड़ पड़ें। कविता के अंत में एक टूटी हुई क्लॉक टावर का चित्र देता है कवि। अब ये जो घड़ी है क्लॉक टावर, ये आईलेस है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पिक्चर में, ये टूट चुकी है। इसके अंदर से जिगजैग स्काई दिख रहा है। क्यों हुआ ऐसा? राइट की वजह से, कोई टाइम बॉम्ब या कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे लाइटनिंग, ये चीज़ें हो सकती है। यानी कि कुल मिला के पोएट कहना चाहता है कि चाहे हम लोग कितनी भी ह्यूमन सोसाइटी को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, लेकिन हम सब लोग चूंकि बंटे हुए हैं, इसलिए देर सवेर हमारी हार्मनी डिसरप्ट होगी। और बात ऐसी नहीं है कि ये चीज़ आज हो रही है, ऐसा हमेशा से होता है, टाइम एंड टाइम अगेन। इट्स लाइक अ साइकिल दैट रिपीट्स। हमेशा ऐसा होता रहता है। ये समाज बनते हैं, बिगड़ते हैं। कभी हमारे बीच धर्म को लेकर लड़ाई होती है, कभी हमारे बीच में हमारी सोच को लेकर लड़ाई होती है, कभी लैंग्वेज को लेकर, कभी कल्चर को लेकर, और ये लड़ाइयाँ चलती रहती है। और कभी कभी जब हमें लगता है कि हम सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम खुद पर घमंड करने लगते हैं, तो फिर एक दिन नेचर आता है और नेचर अपने एक प्रेसाइज एक्ट से हमारी बनाए हुए सारे ऑर्डर को ख़त्म कर देता है। आप देखिए, इतिहास उठाकर देखिए, न जाने कितनी ही बार इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई जिन्होंने ह्यूमंस की सिविलाइजेशन को डिस्ट्रक्शन की कगार पे ला खड़ा किया। यानी कि ये ह्यूमन सोसाइटी अलग अलग लोगों से बनी है, हमारे बीच में डिफरेंसेस है। कभी ये नेचर हमें डिस्ट्रॉय करेगा, कभी खुद हम आपस में लड़के एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। यानी कि घड़ी जो है ना, ये वायलेंस या नेचर को बताती है, और हम लोगों ने जो एक ऑर्डर, पीस और सिस्टम क्रिएट किया है उसको नष्ट कर देती है। आप कितना भी ऑर्डर बना के रखिए, किसी दिन नेचर का एक ऐसा एक्ट होगा और आपका बनाया सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। कभी आप खुद लड़के कर देंगे, कभी ये नेचर कर देगा, और ये चीज़ें हमेशा चलने वाली है। बिकॉज डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं ना सोसाइटी में। हम लोग जब एक जैसे नहीं हैं तो एक जैसे सोच कैसे सकते हैं? तो पोएट कहता है टाइम एंड टाइम अगेन, हम लड़ते हैं, मिलते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। यानी कि कविता का बेसिकली मैसेज ये है कि डिफरेंसेस जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। यूनिफॉर्मिटी संभव नहीं है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, एक जैसा होना, एक रूप होना। पूरी तरीके से समानता समाज में पॉसिबल ही नहीं है। पीस और हार्मनी बहुत नाजुक है। अभी पीस है, हार्मनी है, लेकिन हु नोस कभी ऐसा खुद हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए। इतिहास और समय खुद को हमेशा दोहराते रहते हैं। आज लड़ाई होगी, कल वापस मिलेंगे, फिर किसी दिन लड़ाई होगी, फिर किसी दिन मिलेंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। यहाँ पे क्लॉक टावर्स ह्यूमन सोसाइटी का सिंबल है। क्लॉक टावर का मतलब ह्यूमन सोसाइटी, और अलग अलग आवाज़ें पैदा हुई है, इसका मतलब हम सब लोगों में डाइवर्सिटी है। जैसे क्लॉक टावर की आवाज़ें डिफरेंट है, हम लोग जो इस सोसाइटी में रहते हैं हम भी एक दूसरे से डिफरेंट है। और टूटी हुई घड़ी का मतलब है लॉस ऑफ पीस ड्यू टू वायलेंस। और टाइम एंड टाइम अगेन, ये रिपीटिशन को बताता है। इतिहास खुद को दोहराता है। आज लड़ाई हुई, कल सब ठीक होगा, फिर लड़ाई होगी, फिर सब ठीक होने लगेगा। तो ये क्रम है जो हमेशा चलता आता है। अब ये जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है, चूँकि आपको तो इंग्लिश में आंसर देना होगा, तो मैंने इसको एक बार यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको समराइज़ करना पड़े इसे, तो जो चीज़ हिंदी में बोली उसको एग्जैक्टली यहाँ पर इंग्लिश में वापस मैंने ट्रांसलेट करके लिख दिया है। आप इसे देख सकते हैं, समझा मैंने ऑलरेडी दिया है। अब इसके बाद में ये सारी चीज़ वापस इंग्लिश में है। फिर यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं इस चैप्टर के अंदर से, जो बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए स्क्रीन पे लिखा है। आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। हु इज़ द पोएट ऑफ टाइम एंड टाइम अगेन? व्हाट डू द क्लॉक टावर सिंबलाइज? जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस इन ह्यूमन सोसाइटी। why do the clock towers sound different? क्यों? Because difference is in metal, craftsmanship, distance, chance, और इस प्रकार। और क्लॉक टावर्स की हार्मनी को कौन ब्रेक कर सकता है? कभी विंड, कभी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, नॉइज, सडन डिस्टर्बेंस। तो इसका एक जो बेसिक क्वेश्चंस और आंसर्स का सेट हो सकता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में मैंने आपको कुछ शॉर्ट आंसर्स भी दिए हैं, जिनकी 2 या 3 लाइन में जिनका आंसर होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं।
समझा मैंने आपको पूरा चैप्टर दिया है, कुछ बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो ये है क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन है। डिस्कस हाउ ए.के. रामानुजन यूजेस क्लॉक टावर्स एज ए मेटाफर फॉर ह्यूमन सोसाइटी। उसने क्लॉक टावर्स के जरिए, ये एक मेटाफर है, यानी कि वो नाम क्लॉक टावर्स का ले रहा है लेकिन वो बात बेसिकली किसकी कर रहा है, ह्यूमन सोसाइटी की। तो आप ये चीज़ कैसे प्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है। इसके बाद में एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ द पोएम टाइम एंड टाइम अगेन, वो भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, आप इसे एक बार खुद से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख सकते हो। फाइनली डिस्क्राइब द इमेजरी यूज इन द पोएम, उसने किन इमेजेस का यूज़ किया है वो भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, वही सारे मेटाफर्स। उसने क्लॉक टावर्स, उनकी मेकिंग में डिफरेंस को बताने के लिए जो इमेजेस हमें पेश की हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस किया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी दिए हैं, जैसे कि पहला एक्सट्रैक्ट है ईच स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम डीपर और लाइटर नीड्स ब्रॉन्ज। यहाँ पे स्लाइटली ऑफ द अदर्स इसका क्या मतलब है, या फिर सेकंड एक्सट्रैक्ट वन डे यू लुक अप एंड सी वन ऑफ देम आई लेस साइलेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं आराम से और इसको अपनी कॉपीज़ में लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली पोएम थी। इस पोएम को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं, इजी पोएम है। वैसे देखिए ए.के. रामानुजन जो लिखते थे वो बहुत डीप मीनिंग भी रखता था, लेकिन ये पर्टिकुलर पोएम काफ़ी इजीली समझी जा सकती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई मटेरियल चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।